नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डी.एन. तिवारी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात। आज की इस क्लास में आंकड़ों के प्रदर्शन के भाग 2 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रेखाचित्र हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो अगर हम आंकड़ों के प्रदर्शन की बात करते हैं तो आप देखिए, कहीं भी आपकी नजर जाएगी तो आपको ये जरूर दिखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो सीरीज हमारे पास है, बार ग्राफ के रूप में, दंड चार्ट जिसे आप कहते हैं, हिस्टोग्राम के रूप में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रूप में, और इसी प्रकार आप देखेंगे बहुत विभिन्न प्रकार के आपके डायग्राम आपके सामने होंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको इस सीरीज में दंड चार्ट, दंड रेखा चित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। मोटी खींची गई रेखाओं द्वारा बनाया गया रेखा चित्र दंड चार्ट कहलाता है। बहुत सरल डेफिनेशन है इसकी, सरल परिभाषा है। मोटी खींची गई रेखाओं द्वारा बनाया गया रेखा चित्र दंड चार्ट कहलाता है। इस दंड चार्ट की ऊंचाई ही संबंधित चर की मात्रा अथवा आवृत्ति को दिखाती है। हमें ऊंचाई का ही महत्व है, इसकी कितनी मोटाई है यह हमारे लिए महत्वहीन है। इसकी कोई जरूरत, ये आप सौंदर्य करने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दंड चार्ट की खासियत है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे एक आयामी रेखा चित्र भी कहते हैं। दंड में आकार या मोटाई का महत्व नहीं होता, ये मैंने अभी आपको बताया, केवल ऊंचाई का ही महत्व होता है। इन्हें और सुंदर बनाने के लिए रंगीन या छायांकित किया जा सकता है, छायाओं से भर दिया जाता है। दंड रेखा चित्र वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। साधारण दंड रेखा चित्र, इनको भी हम फर्दर 2 भाग में बांटते हैं। एक जिसमें ऊर्ध चित्र और दूसरा जिसमें क्षैतिज दंड। ये ऊर्ध चित्र दंड चार्ट है, जिसमें हम इसको खड़ा दंड चार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और ये देखिए, क्षैतिज आकार का अगर दंड चार्ट आप बनाते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। इसमें जनरली सामान्यतः आप देखेंगे क्षैतिज आकार वाला दंड चार्ट कम इस्तेमाल होता है और ऊर्ध दंड चित्र ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं इन्हें। इसके अलावा जो एक दंड चित्र के अलावा बहुदंड चित्र भी होता है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपल बार ग्राफ जिसे आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एक से अधिक इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हम एक्स ले लें, 100, 200, 300, 400, 1000 तक, सीरीज 1, सीरीज 2 और एक निर्यात, 3 डिफरेंट आइटम्स हम ले रहे हैं। तीनों डिफरेंट आइटम्स को हम अलग अलग कलर से दिखाएंगे और आप देखेंगे कि ये 100 वाला जो है, 100 में अगर सीरीज 1 की हम बात करते हैं, सीरीज 1 10 है, सीरीज 2 5 है, और निर्यात की अगर हम बात करें तो 10 है। तो इस प्रकार हर एक आप देखेंगे, इसमें मल्टीपल बार ग्राफ है, कहलाता है मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ का मतलब क्या है कि आप एक से अधिक इंफॉर्मेशन को एक साथ दिखाते हैं। आइए अब हम वृत्त चित्र का निर्माण करें। वृत्त चित्र चार्ट निर्माण के लिए सबसे पहले जो कौन कौन से सोपान है, कौन कौन से स्टेप्स है, वो आपको हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले आंकड़ों को प्रतिशत में हमें बदलना होगा। उसके बाद प्रतिशत को 3/3.6 से गुना करके अंश अथवा कोण में बदलना होगा। देखिए, कुल अगर हम अंश की बात करें, एक पाई चार्ट में, एक सर्कल में जो कुल कोण होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो होते हैं 360 डिग्री। और प्रतिशत की अगर हम बात करें तो सारे आंकड़े जो होते हैं वो 100% है। यानी कि इन 360 डिग्री को 100 में बदलना है। तो 360 को अगर हम 100 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है 3.6 डिग्री।
तो प्रतिशत वाले आंकड़ों को अगर आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अंश में बदल जाते हैं, डिग्री में बदल जाते हैं। अब आप इनको व्यवस्थित करके दिखा दीजिए वृत्त के अंदर। इस तरीके से अलग अलग ये कोण पाई चार्ट आपके सामने बन जाएगा। आइए अब हम करके दिखाते हैं। एक परिवार है जिसका भोजन पर व्यय 360 रुपए है, कपड़े पे 108 रुपए है, आवास पे 90 रुपए है, सुविधाओं पर 24 रुपए है, शिक्षा और मनोरंजन पे 12 रुपए है, अन्य खर्चा उसका 6 रुपए है। तो कुल खर्चा उसका 600 रुपए है। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 360 बटा ये टोटल 600 गुना 100, ये परसेंट में बदल गया। ये सारी डेटा जो है आपके परसेंट में आ जाएंगे, हर एक डेटा। आप देखिए 108 बटा 600 गुना 100, 90 बटा 600 गुना 100, 24 बटा 600 गुना 100, 12 बटा 600 गुना 100, 6 बटा 600 गुना 100। आप इस तरीके से देखेंगे ये 100 आ जाएगा। अब इसको जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 60 को जब 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका कितना आएगा, ये डिग्रीज में आ जाएगा। इस 18 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 64.8 आ जाएगा। 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। और आप देखेंगे टोटल जो है आपका वो 360 आ जाएगा। आप एक सर्कल लेंगे, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। सबसे पहले आप बता देंगे ये 216 डिग्री। इस सेंटर पॉइंट पे आप रखिए और यहाँ पे रखिए अपना डी, जिसे आप कहते हैं प्रोटेक्टर, और इस पे बना दीजिए 216 डिग्री का कोण। आप देखेंगे ये पूरा ये जो नीले रंग का क्षेत्र है ये 216 डिग्री को दिखाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे चले तो दूसरा 64.8 डिग्री बना दीजिए, इसके ऊपर रखिए और इसको 64.8 डिग्री बना दीजिए। इसी तरीके से आप धीरे धीरे ये देखिए, चाहे इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, ये आपका 64.8 डिग्री हो गया। फिर ये आपका 54 डिग्री हो गया और फिर ये आपका 7.2 डिग्री हो गया। इस तरीके से आप सिंपली जैसे आप एंगल बनाते रहे हैं वैसे ही इसको बना देना है। एक होता है टाइम सीरीज रेखाचित्र, काल सारणी रेखाचित्र। इसमें एक तरफ समय दिया जाता है और दूसरी तरफ दूसरे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। जैसे निर्यात और आयात दे दिया और व्यापार शेष दे दिया। तो इसके आधार पर 209 से 10 में आप फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे। 209 से 10 के बीच में आप देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना तीनों इंफॉर्मेशन जो है उनका अलग अलग कलर होना चाहिए, नहीं तो आप सही मायने में समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक्सपोर्ट की बात करें तो ये नीले रंग की रेखा एक्सपोर्ट को दिखा रही है और ये ऑरेंज कलर की रेखा जो है इंपोर्ट को दिखा रही है और बैलेंस ऑफ ट्रेड को दिखाने वाली रेखा ये ग्रे कलर की है। फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे तो आपके सामने ये 209 से 10 के बीच में ये 77.22 है और 78.17 है। इस तरीके से आप नीचे एक्स एंड वाई एक्सिस पे रख के निकालते डेटा प्लॉट करते चले जाइए। फिर इनको ज्वाइन कर दीजिए, आपके सामने एक रेखा चित्र आ जाएगा। आयत चित्र की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बार ग्राफ और आयत चित्र की खासियत क्या होती है। बार ग्राफ या दंड चार्ट में आपको अंतर गैप देना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर ये गैप दिया गया है और ये गैप सामान्यतः इक्वल होता है। लेकिन अगर हम ये रेखा बार ग्राफ हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो हिस्टोग्राम में आपको गैप देने की जरूरत नहीं है। आप 0 से 10 2 है तो 0 से 10 ये आपका 2 हो गया। फिर 10 से 20 आपका 5 है, 10 से 20 आप 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अच्छा होगा कि आप इसके ऊपर यहाँ लिख दें। और उसके बाद 20 से 30 में आपका 8 है तो यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर ये 11 है तो 11 लिख दीजिए, 10 है तो 10 लिख दीजिए, 50 से 60 में 9 है इसे लिख सकते हैं, 60 से 70 में 4 है इसे लिख सकते हैं और 70 से 80 में। अब ये आपके पास आयत चित्र आ गया, सामान्य आयत चित्र। असमान आयत चित्र भी आप बना सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे इस केस में तो आपको सारा जो है 50 से 60 60 से 70 जो CI है आपका समान है, तो इसमें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर असामान्य दिया हुआ है, जैसे आप देखिए 10 से 15, 15 से 20, उसका 30 से 40, 40 से 60, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, बाकी सब में 5 का अंतर है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, वर्गांतर को समान अंतर में
सबसे पहले वर्गांतर जो है आपका, ये क्लास इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल को आपको समान अंतर में करना होगा। समान अंतर में करने के लिए जो सबसे छोटा गैप होता है, सबसे छोटा अंतर होता है, उसी के आधार पर ही हमें करना होगा। न्यूनतम वर्गांतर को ही लेना होगा। सबसे नीचे वाले वर्ग को समायोजित नहीं करना, लास्ट में जो वर्ग होगा उसको समायोजित नहीं करना होगा। अन्य सभी वर्गों की आवृत्तियों को समान रूप से विभाजित करना होगा। जैसे आप देखिए यहाँ 40 से 60 अगर आप देखेंगे तो 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, 55 से 60 है। इसके अंदर देखिए 4 ग्रुप है और टोटल फ्रीक्वेंसी है 12। तो हमें क्या करना होगा, 12 को 4 से भाग दे करके हर एक को 3-3 फ्रीक्वेंसी दे देनी है। यहाँ 3-3 3-3 चारों को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर 30 से 40 में देखिए आपके पास कितने ग्रुप हैं, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 2 ग्रुप हैं। तो अभी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 और 2 में विभाजित होना है, तो इन दोनों को फ्रीक्वेंसी 6-6 की मिल जाएगी। इसी तरह 60 से 80 में अगर हम बात करें तो 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। आप देखिए इसमें भी 4 पार्ट में बंटना है, फ्रीक्वेंसी 8 है, इसको 2 भाग में 4 पार्ट में बांट दीजिए, तो हर एक को 2-2 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये हमने आपके सामने करके दिखा दिया है। देखो इसको हमने 40 में 12 था, 12 को हमने 2 से भाग दे दिया तो दोनों को 6-6 मिल गया। यहाँ 3-3 मिल गया चारों को, और यहाँ चारों को 2-2 मिल गया। तो इस तरीके से इक्वल करने के बाद अब आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देख लीजिए, जब आवृत्ति बहुभुज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेप पे आपको बारंबारता, जो अभी आपने हिस्टोग्राम बनाया है ऐसे हिस्टोग्राम बना लीजिए। उसके बाद इसका मिड पॉइंट जो होता है उसको मार्क कर लीजिए और मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, बहुत सरल है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक रेखा चित्र बना दीजिए। ये आपका क्या कहलाएगा, आवृत्ति बहुभुज। कोशिश करनी है कि जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को बहुत हल्के कलर में रखना है, हल्के रंग में बनाना है, ताकि आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बहुभुज स्पष्ट दिखाई पड़े। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण संचयी बारंबारता के आधार पर निर्मित वक्र को त्वरण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है से कम और दूसरा होता है से अधिक। ये आपके पास क्लास इंटरवल है, ये छात्रों की संख्या है। आइए अब हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम से कम बनाएंगे। से कम बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 0 से 5 यानी 5 से कम कितने हैं, 4 है ना। तो आपको से कम के लिए अपर लिमिट लेना होगा और से अधिक के लिए लोअर लिमिट लेना होगा, ये आप याद रखेंगे। तो अपर लिमिट ले लेंगे हर एक ग्रुप का हम, 5 से कम 4 है और 10 से कम कितने हो गए, टोटल है 100। 100 में आप देखिए 5 से कम 4 है, हो गया, तो ये आपका 4 लिख दीजिए। लेकिन 10 से कम कितने, 10 से कम में ये 4 तो है ही, ये 6 भी है, तो 10 से कम में लोग 10 हो गए। 15 से कम में कितने हो गए, ये 10 तो पहले से है, ये 10 भी और जुड़ जाएंगे 15 से कम में, तो ये 20 हो जाएंगे। यानी सिंपली जो आप सीएफ बनाते हैं वही आपको यहाँ पे सीएफ लिखना है। 20 से के बाद ये 20 से कम कितने हैं, 20 में 10 जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। फिर 25 से कम कितने हैं, 30 में 25 जोड़ दीजिए, 55 हो जाएगा। और आप इसी तरीके से बनाते चले जाइए, आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और इस जो y एक्सिस पे आप संचयी आवृत्ति को दिखा देंगे। जैसे 5 से कम 4 है इसके सामने, फिर 10 से कम 10 है, 10 से कम में 10 है, सीधा लिख दीजिए। फिर 15 से कम में आप 20 है, इस तरीके से बनता चला जाएगा और एक डायग्राम ऐसा आपको मिलेगा जो कि ऊपर की ओर जाता हुआ होगा। ये से कम त्वरण कहलाता है। जब हम से अधिक की बात करेंगे
तो देखो 0 से अधिक पूरे 100 के 100 है, 5 से अधिक वो जो 4 है 5 की फ्रीक्वेंसी से घटा दीजिए, वो 5 से अधिक। 10 से अधिक कितने हैं, उसमें से 96 में से 6 घटा दीजिए, 90 आ गया। अब 90 में से फिर 15 से अधिक कितने हो गए, 90 में से उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को घटा दीजिए 10, 80 आ गया। 80 में से फिर अगले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को घटा दीजिए, 70 आ गया। 70 में से फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को घटा दीजिए, 45 आ जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे जब डेटा बनेगा तो ये इस प्रकार बनेगा। प्यारे बच्चों, ये से कम और से अधिक जो आंकड़े होते हैं, अगर आप इसको बनाएंगे तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो मीडियन का मान भी कहलाता है। आइए हम आपको कुछ मुख्य बातें बताएं। आंकड़ों को संग्रह करने के बाद उन्हें किसी विशेष रूप से व्यवस्थित कर पेश किया जाता है। एक अच्छी प्रस्तुति आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं को आवश्यक तुलना हेतु स्पष्ट कर देती है। ये इसके फायदे हैं। आंकड़ों की प्रस्तुति की प्रमुख विधियां तालिका विधि है, आवृत्ति सारणी विधि, आवृत्ति बंटन विधि है, काल सारणी रेखाचित्र विधियां हैं। एक तालिका आंकड़ों की स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित प्रस्तुति को कहते हैं। प्रत्येक तालिका के ये अनिवार्य अंग होते हैं। तालिका की संख्या होती है, शीर्षक होना चाहिए, शीर्ष टिप्पणी होनी चाहिए, स्तंभ और पंक्ति शीर्षक होने चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए, पाद टिप्पणी होनी चाहिए और कहाँ से स्रोत है वो भी लिया। ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। रेखाचित्र भी आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है तथा काल सारणी रेखाचित्र दंड आरेख वृत्त चित्र आदि की सहायता से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है। दंड चित्र पाठक का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से मोटी रेखा द्वारा बनाया गया रेखा चित्र होता है। इसकी ऊंचाई ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही चर का मान उसका वैल्यू बताती है। दंड चित्र को हम ऊर्ध्व या क्षैतिज बना सकते हैं। यदि किसी योगफल के घटक भी दिखाने हो तो हम विभाजित दंड आरेख का प्रयोग कर सकते हैं। वृत्त चित्र भी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का एक प्रभावपूर्ण माध्यम है। ये एक वृत्त होता है जिसके विभिन्न खंड योगफल के अंशों के अनुपात में होते हैं। जब किसी आर्थिक चर के साथ समय भी जुड़ा हुआ हो तो उसको हम आरेख काल सारणी रेखाचित्र कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। तालिका अथवा सारणी कितने प्रकार की होती है? तालिका अथवा सारणी कितने प्रकार की होती है? आपको मैं बता दे रहा हूं, इसमें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो होता है व्यक्तिगत सारणी, दूसरा होता है असतत सारणी, तीसरा होता है आसन श्रृंखला। सारणी वास्तव में पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण की तुलना में किस प्रकार श्रेष्ठ है, ये आपको बताना होगा। व्यक्तिगत सारणी से आप क्या समझते हैं, इसकी आप व्याख्या कीजिए। असतत सारणी किसे कहते हैं या व्यक्तिगत सारणी से किस प्रकार भिन्न है? सतत सारणी आसन सारणी से आप क्या समझते हैं? आसन सारणी कितने प्रकार की होती है? समावेशी और अपवर्ती श्रृंखला में क्या अंतर है? दंड चार्ट से आप क्या समझते हैं? दंड चार्ट कितने प्रकार का होता है? दंड चार्ट के निर्माण में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आयत चित्र जिसे आप हिस्टोग्राम से आप क्या समझते हैं? यह दंड चार्ट से किस प्रकार भिन्न होता है? बारंबारता बहुभुज से आप क्या समझते हैं? यह आयत चित्र से किस प्रकार भिन्न होता है? टोरर से आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे किया जाता है? से अधिक अथवा से कम के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या प्रदर्शित करते हैं? पिक्टोग्राम की व्याख्या करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है और हम आपसे अगले चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने का। और तब तक आप कमेंट बॉक्स में
मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयत्न करें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ